आखिर चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कैसे बनी? वो कौन सी वजह है जिसने सिर्फ 40 साल में चीन को दुनिया का सुपर पावर बना दिया? इस रेस में भारत कहाँ है? क्या भारत भी अगले 25 सालों में सुपर पावर बन सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर किसी को चाहिए। भारत और चीन की तुलना करना पूरी तरह संभव नहीं, क्योंकि दोनों देशों की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा होने के बावजूद राजनीतिक व्यवस्था अलग है। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ से तुंग के नेतृत्व में सत्ता हासिल की थी, तब चीन बेहद गरीब देश था। चीन की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, लेकिन हकीकत यह है कि आज चीन पूंजीवाद की राह पर चलते हुए दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश बन गया। चीन ने देश की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने 1950 के दशक में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के तहत चीन की कृषि आधारित व्यवस्था की औद्योगिकरण की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। उनकी नीतियों की वजह से 1961 तक आते आते चीन में भूखमरी की हालत हो गई। दूसरी तरफ भारत में जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद जब सत्ता संभाली, तब भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। वो जानते थे कि भारत को अगर तेजी से आर्थिक तरक्की करना है तो लोगों को कृषि से निकलकर औद्योगिकरण की तरफ जाना होगा। नेहरू की लाख कोशिश के बावजूद भी भारत तेजी से औद्योगिकरण करने में असफल रहा। आज़ादी के 4 दशक बाद भी भारत की औसत जीडीपी दर 3% के आसपास ही रही थी। जब चीन में डेंग शाओपिंग एक नई सोच के साथ आए, उन्होंने चीन में आर्थिक क्रांति की शुरुआत की। शाओपिंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही चीन को अमीर बनाया। उन्होंने चीन के बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। डेंग शाओपिंग ने पूरी दुनिया से बंद पड़े कूटनीतिक रिश्तों पर फिर से संबंध बनाने शुरू किए। कुछ साल बाद अमेरिका और चीन के राजनयिक संबंध अच्छे बने। अमेरिकी कंपनियों ने चीन में बड़े बाजार को देखते हुए निवेश किया। कंपनियों ने चीन में सस्ता काम और ज्यादा मुनाफा का जमकर फायदा उठाया। शाओपिंग ने कृषि के क्षेत्र में बड़ा सुधार किया और उन्होंने किसानों को खुद के प्लॉट्स पर फार्मिंग करने का अधिकार दिया। चीन ने 1980 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश किया। शुरुआत में चीन सिर्फ बैटरी खिलौने ही बनाता था, लेकिन धीरे धीरे चीन हर छोटी से बड़ी चीज का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन गया। इसलिए चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इन सामानों को उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। इसका नतीजा कि 2010 में चीन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में अमेरिका को पीछे छोड़कर आगे चला गया। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर की वजह से चीन में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। चीन की बड़ी आबादी को काम पर लगाने में ये सेक्टर काफी अहम साबित हुआ। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में सुधार की वजह से चीनी लोगों की कमाई बढ़ने लगी, और दूसरी वजह कि सबसे बड़ी वजह उसका एक्सपोर्ट पर ही जबरदस्त फोकस है। सन 1980 के दशक में चीन में 5.25% की औसत से निर्यात में बढ़ोतरी हुई। 1990 के दशक में निर्यात की विकास की दर 12.25% रही। वही साल 2000 से 2003 के बीच ये दर 12.25% तक पहुंच गया। निर्यात के काम में इतनी तेजी से दुनिया में कहीं भी विकास नहीं हुआ जितना चीन में हुआ। 2002 से 2006 के बीच तेजी से बढ़ती विदेशी मांग से चीन में लगभग 7 करोड़ लोगों को काम पे रखा। ये नौकरियां मूल रूप से सिर्फ प्राथमिक शिक्षा तक पढ़े हुए लोगों की थी। इससे चीन अर्थव्यवस्था को नया बैलेंस मिला, लेकिन चीन ने एक्सपोर्ट पर पकड़ ढीली नहीं की। ग्लोबल एक्सपोर्ट के मामले में चीन आज 10% के हिस्से में दुनिया में एक नंबर पर है, जबकि भारत ग्लोबल एक्सपोर्ट के मामले में आज 19वें नंबर पर है। भारत ने पिछले 30 सालों में अगर किसी इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सेक्टर। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और सर्विसेज में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। भारत में लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से ये दुनिया का बैक इन हब बन गया। 1991 वो साल है जब भारत में प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरसिम्हा राव थे। उस वक्त देश आर्थिक संकट में था। देश में इंटरनेशनल करेंसी की इतनी कमी हो गई कि देश में सिर्फ 2 हफ्ते के
कच्चे तेल का इंपोर्ट करने जितनी विदेशी करेंसी बची थी। तब नरसिम्हा राव ने विदेशी निवेशकों को भारत में आने का न्योता दिया। भारत ने भी दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए। अगले 2 दशकों में भारत में प्राइवेट बैंक्स, विदेशी गाड़ियां, मोबाइल फ़ोन, प्राइवेट टीवी चैनल, प्राइवेट एयरलाइन से लेकर हर वो सुविधा आम आदमी को आसानी से मिलने लगी। करोड़ों लोगों के गरीबी के जंजाल से निकालने के लिए देश में तेजी से शहरीकरण करना जरूरी है। ये साबित हो चुका है कि शहरीकरण होने से रोजगार के मौके बढ़ते हैं और लोगों की कमाई और भी बढ़ती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी होने के बावजूद चीन ने ऐसा कर दिखाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब 2012 में गद्दी संभाली थी, तब उन्होंने देश से गरीबी खत्म करने का संकल्प लिया था। जिनपिंग ने गरीबी से निकालने के लिए 2.5 करोड़ लोगों के जर्जर मकान रहने लायक बनाए और 1 करोड़ लोगों को अलग जगह पर घर दिए। फिलहाल चीन की अनुमानित आबादी 143 करोड़ है, जबकि भारत की अनुमानित आबादी इस वक्त 139 करोड़ है। भारत और चीन दोनों की कोशिश यही है कि लोगों को तेजी से गरीबी से निकालकर मिडिल क्लास में लाया जाए। 2016 में चीन में 73 करोड़ लोग मिडिल क्लास के दायरे में है। ऐसा अनुमान है कि साल 2027 तक चीन में 120 करोड़ लोग मिडिल क्लास में शामिल हो जाएंगे, जबकि भारत में इस वक्त एक अनुमान के तौर पर सिर्फ 36 करोड़ लोग ही मिडिल क्लास के दायरे में आते हैं। उस वक्त नरसिम्हा राव के सपने को आगे बढ़ाने की वाजपेयी मनमोहन ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। हालांकि भारत को इसमें थोड़ी बहुत सफलता मिली। पीएम मोदी भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखते हैं। अब देखना है कि वो इसमें कब तक कामयाब हो पाते हैं। शी जिनपिंग ने चीन को 100 ट्रिलियन युआन यानी 16 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखा है, जो उन्होंने कर दिखाया। ऐसा अनुमान है कि जब चीन की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। तो जरा ये सोचिए कि तब हम कहाँ होंगे। अनुमान के मुताबिक हम भी उस वक्त दुनिया की किसी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे। लेकिन 25 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। अगर हर भारतवासी यह ठान ले तो चीन को पछाड़कर हम दुनिया में नंबर 1 बन सकते। क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे आपसे जानना है, तो कमेंट ज़रूर से करें और इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।